दोस्तों, यकीन मानिए मत मानिए, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने या तो तय कर लिया है कि वो जो हिंदी भाषी क्षेत्र है यानी उत्तरी भारत के राज्य हैं वहां पर या तो वो सत्ता में आएगी या फिर वहां पर कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं कि विपक्षी पार्टियों की सरकार गिर जाए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तक आपने देखा, पहले बिहार, उसके बाद झारखंड में करने की कोशिश की, उसके बाद आपने देखा हिमाचल प्रदेश में बगावत हुई और यही हालात फिर से झारखंड में पैदा किए जा रहे हैं। आज मैं एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि कैसे बीजेपी और आरएसएस को कांग्रेस पार्टी के एक विधायक ने एक्सपोज करके रख दिया। उनके सामने भी ऑफर रखा गया था, बन जाइए शुभेंदु अधिकारी, बन जाइए हेमंत बिस्व शर्मा, बन जाइए अजित पवार, छगन भुजबल, अशोक चौहान, मिलिंद देवड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन जब कांग्रेस की उस महिला विधायक ने मना कर दिया तो आखिरकार ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी है और ये सारा खेल झारखंड में सरकार को संकट में लाने के लिए किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रांशुपाल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको सबको पता तो है ही है, अभी तकरीबन 1 महीने पहले की तो बात है जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, जिन पर जमीन घोटाले का आरोप लगाकर उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया, गिरफ्तारी की जैसे ही जानकारी मिली थी हेमंत सोरेन को, वैसे ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। चंपई सोरेन का नाम आगे रखा गया था। 36 से 48 घंटे तक चंपई सोरेन इंतजार करते हैं, बहुमत उनके पास है, शपथ हमने तमाम विधायकों का शपथ पत्र दे दिया है, कितने विधायकों का बहुमत हमारे पास है, लेकिन राज्यपाल महोदय हैं कि बुलाते ही नहीं। ये तमाम चीजें हो रही थी। 36 से 48 घंटे बाद राज्यपाल ने बुलाया भी, चंपई सोरेन को शपथ भी दिलाई, लेकिन उसके बाद एक लंबा वक्त दिया गया था। लंबा वक्त इसलिए कि आप आराम से बहुमत साबित करिएगा। इस दौरान अलग अलग राज्य से बीजेपी के तमाम नेता रांची पहुंच गए थे, याद है? उस वक्त तो बीजेपी के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे दावा कर रहे थे कि जेएमएम के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। तमाम तरह के दावे हो रहे थे, लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की एक एक रणनीति धरी की धरी रह गई थी। चंपई सोरेन बहुमत साबित कर पाए, फ्लोर टेस्ट में पास हुए और आखिरकार वो मुख्यमंत्री बने और सरकार चल रही है। लेकिन अब हो क्या रहा है वो आपको बता देता हूं। लगातार कांग्रेस के विधायकों पर नजर गाड़ी जा रही है, जेएमएम नहीं, कांग्रेस। पढ़िए, पहली बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, पढ़िए। हिंदुस्तान ने खबर छापी है। क्या खबर छापी है? कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के ठिकाने पर फिर पहुंची ईडी, दूसरे दिन भी छापेमारी जारी। बताया गया तकरीबन 18 घंटे छापेमारी के बाद ईडी की टीम आज सुबह फिर कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के घर पहुंची है। जानकारी के मुताबिक ईडी की एक टीम अंबा प्रसाद के हजारीबाग स्थित आवास पर छापेमारी कर रही है। जमीन कब्जा और अवैध बालू कारोबार से जुड़े एक मामले में जांच एजेंसी कार्रवाई कर रही है। मंगलवार को ईडी ने उनके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साहब समेत 17 ठिकानों पर छानबीन की थी। यानी उस दौरान यह किया जा रहा। बताइए, 2 दिन से लगातार अंबा प्रसाद जो कांग्रेस की विधायक है, बीजेपी की नहीं, बीजेपी के विधायक तो संत हो गए हैं, बीजेपी के विधायकों के खिलाफ तो कुछ हो नहीं रहा, कांग्रेस की विधायक के खिलाफ ही कार्रवाई की जा रही है। अंबा प्रसाद के घर पर उनके करीबियों, उनके रिश्तेदारों, उनके दोस्तों, उनके परिवार के लोगों के यहां छापेमारी की जा रही है और बताया जा रहा है भारी भरकम कैश बरामद हो रहा है। जानते हैं सब क्यों किया जा रहा है? यह खुद अंबा प्रसाद आपको बताएगी। कांग्रेस की विधायक अंबा प्रसाद ने साफ साफ लफ्जों में बताया है कि उनके सामने सबसे बड़ा ऑफर रखा गया था। ऑफर यह था कि आप बीजेपी में शामिल हो जाइए, बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, बीजेपी ज्वाइन कर लेंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उसी की टिकट पर यानी बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़िएगा, आराम से विधायक बनिएगा, तमाम सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी। लेकिन अंबा प्रसाद ने जब मना किया, आरएसएस के नेताओं को मना किया, दुत्कार कर भगा दिया, तो आखिरकार उनके खिलाफ ईडी वाली कार्रवाई हुई है। पहले सुनिए अंबा प्रसाद क्या कुछ करेंगे। हजारीबाग बीजेपी से लोकसभा का टिकट के लिए बोला गया था मुझे बहुत पहले से कि हजारीबाग फाइट करना है। हमने इग्नोर किया। चतरा का सीट के लिए मतलब हमारे घर में सुबह से आरएसएस के लोग बैठे रहते थे। चतरा का सीट से फाइट करने का बहुत ज़्यादा प्रेशर था बीजेपी से, हमने उसको भी इग्नोर किया। मेरे ही घर और ऐसे समय में इस तरह से पूरे परिवार को परेशान करना, पूरे मेरे घर में मेरे माँ उधर परेशान, मेरे और इधर पूरे दिन भर मुझे भी टॉर्चर कम नहीं किया गया। घंटों बैठाया गया एक ही जगह में, अगर घंटों खड़ा किया गया एक ही जगह में, कहीं भी एक महिला होने के नाते भी मतलब मुझे सुबह जैसे ही मतलब मेरे बेडरूम तक, मैं सोई हुई थी और उस अवस्था में मेरे बेडरूम तक पहुंचे, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद है। अंबा प्रसाद का ये बयान क्यों जरूरी हो जाता है, अब आपको दिखाता हूं एक और खबर।
पहले दैनिक जागरण की एक खबर पढ़िए, क्या लिखा है। धीरज साहू के बाद अब इस कांग्रेस नेता पर ईडी ने कसा शिकंजा, 17 ठिकानों पर की छापेमारी। आपको मालूम होगा, धीरज साहू, अगर आप नहीं जानते, आपको याद होगा कि भारत न्याय यात्रा निकाल रहे थे राहुल गांधी, उसी दौरान झारखंड से खबर निकल कर आती है, धीरज साहू जो कांग्रेस के एमएलए हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, उनके घर से भारी भरकम कैश बरामद हुआ है, बहुत कैश बरामद हुआ है। तब ये लगातार बीजेपी के नेता, बीजेपी का आईटी सेल बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, सोचो सोचो न्याय यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता के यहां हो रहा है। मैं बस इतना जानना चाहता हूं, क्या बीजेपी के सारे नेता संत हैं? ये सिर्फ जो सांसद होने के नाते या विधायक होने के नाते जो पैसा आता है इनके पास वही पहुंचता है? यही नहीं, चलिए छोड़िए, बीजेपी के नेता तो संत हो ही सकते हैं, मोदी जी कहते भी हैं। ये जितने भ्रष्टाचारियों का नाम लिया करते थे जब तक वो विपक्ष में होते थे, चाहे हेमंत बिश्व शर्मा हो, शुभेंदु अधिकारी हो, छगन भुजबल हो, अजित पवार हो, अशोक चौहान हो, मिलिंद देवड़ा हो, इन पर भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी तो लगाती थी, मोदी शाही तो लगाते थे मन से। लेकिन वो अचानक से ऐसे कैसे हो गया कि ईडी को उनकी याचिकाएं नहीं मिलती? बताऊंगा ये कहानी भी अभी, लेकिन आप सोचिए ये हालात है। धीरज साहू के खिलाफ, अब अंबा प्रसाद के खिलाफ। दरअसल ये कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ इसलिए की जा रही है कि अगर इस तरह से विधायकों को परेशान किया जाएगा तो सत्ता, मोदी जी की ताकत, शाह बाबू की ताकत से वो परिचित होंगे। उनको पता लगेगा कि हेमंत सोरेन ने यही तो गलती की थी कि वो झुके नहीं थे, माथा नहीं टेका था मोदी शाह के सामने, और इसीलिए उनको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा, मुख्यमंत्री पद भी खोना पड़ा, जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा, पार्टी में बिखराव के हालात भी पैदा हो गए थे। ये तमाम चीजें हुई है ना। ये तो वो तो भाई एक मुख्यमंत्री के बेटे हैं, खुद मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन, यहां तो एक मामूली से विधायक हैं। इन विधायकों को डराने के लिए ज्यादा जरूरत नहीं है। इन्हें सिर्फ ईडी की छापेमारी, सीबीआई की छापेमारी तकरीबन 48 से 72 घंटे तक लगातार, 12-12, 14-14, 15-15 घंटे तक बस आप एक बार छापेमारी करवा लीजिए। ऐसी ऐसी बातें अधिकारियों की तरफ से बोली जाती हैं जिसके बाद ये और इनका परिवार टूट जाता है। और आखिरकार वही होता है जो आरजेडी के विधायकों के साथ हुआ कि चेतन आनंद से लेकर तमाम विधायक जब तेजस्वी यादव के घर के अंदर थे तो अचानक से उनके परिवार से संपर्क साधा गया। चेतन आनंद के भाई ने शिकायत दर्ज कराई, पुलिस दंदराती हुई केस घुसी तेजस्वी यादव के यहां और चेतन आनंद को छुड़ा कर ले गई। और दूसरे दिन चेतन आनंद बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के खेमे में थे। तो यानी परिवार का कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये समझाने और बताने की अब जरूरत नहीं रह गई है। ऐसे ही ईडी के अधिकारी लगातार ऐसे विधायकों पर, ऐसे सांसदों पर नजर गड़ाकर बैठे रहते हैं। इन पर अधिकारी इनके परिवार के लोगों से बातचीत करते हैं और ऐसा हालात पैदा कर दिए जाते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के सामने टूट जाएगा और फिर वो अपनी पार्टी से अलविदा कह देता है। लेकिन अंबा प्रसाद ने परतें खोल कर रख दी हैं कि कैसे आरएसएस के लोग, कैसे बीजेपी के लोग लगातार उन्हें ऑफर देते रहे, डेरा डालकर बैठे रहे। वो ये चाहते थे कि कैसे भी करके बीजेपी में शामिल हो जाए, लेकिन जब उन्होंने मना किया तो देखिए हालात क्या पैदा हो गए। ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, ये अलग अलग जगह हो रहा है, ये पहली दफा नहीं है। मैं बस एक सवाल पूछना चाहता हूं, शायद आप नेता का नाम ना जानते हो लेकिन मैं बता देता हूं। छगन भुजबल पर बीजेपी ने बड़े बड़े आरोप लगाए थे। बीजेपी के दिग्गज नेता हो, ये महाराष्ट्र के नेता है, एनसीपी के, शरद पवार की पार्टी के, छगन भुजबल पर आरोप थे। ईडी उसकी जांच कर रही थी, पिछले वर्ष की बात है। लेकिन अचानक से ईडी पहुंचती है कोर्ट, कहती है कि छगन भुजबल के खिलाफ जो हमने मामला दर्ज किया था उसकी फाइल हमें नहीं मिल रही है। तो एक काम करिए न्यायाधीश महोदय, आप छगन भुजबल के खिलाफ जो मामला चल रहा है उसे रद्द कर दीजिए। जानते हैं क्यों किया गया? क्योंकि जब तक छगन भुजबल के खिलाफ मामला चलता रहा, जब तक वो शरद पवार की पार्टी में, एनसीपी में थे। लेकिन जब वो उनके भतीजे अजित पवार के साथ टूट कर आ गए और बीजेपी से हाथ मिला लिया, उसके बाद छगन भुजबल के खिलाफ इन्हें फाइल नहीं मिल पाई। अजित पवार को ये चक्की पिसवाने वाले थे देवेंद्र फडणवीस, कम से कम थोड़ी शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। अब उन्हीं के साथ गलबहियां प्रोग्राम किया जाता है। यही देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ आप देखिए उधर हेमंत बिस्व शर्मा, जाकर देखिए शुभेंदु अधिकारी, तमाम जगह यही हो रहा है। जानते हैं हमारे देश को क्या कहा जाता है? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। लेकिन आज जाकर मीडिया की हालत देखिए, विदेशी मीडिया में, हमारे मीडिया में किस तरह से हमारे लोकतंत्र के बारे में, हमारे देश के बारे में बोला जाता है। और ये सब साहिब की करनी है, साहिब की देन है। नमस्कार।